हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। पंजाब एजुकेशन बोर्ड, ये एक सैम्पल पेपर है 2023 का। तो इसमें हम मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्रावियस लैटिक्स इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में से है। तो ब्रावियस लैटिक्स पूछा हुआ है। तो ब्रावियस लैटिक्स हमें पता है कि 14 होते हैं। तो 3, 6, 14 एंड 24, इसमें से ऑप्शन राइट ऑप्शन है सी, क्योंकि इसमें 14 ब्रावियस लैटिक्स होते हैं क्रिस्टल के। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, उसमें इतने ग्राम सिरप में इतने ग्राम शुगर पड़ी हुई है। तो व्हाट इज़ द मोलल कंसंट्रेशन। मोलल कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैलिटी आपसे पूछ रहा है, ना कि मोलैरिटी पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मोलल कंसंट्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मोलल को हम डोनेट करते हैं स्मॉल m से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000। हमने 1000 मल्टीप्लाई क्यों किया है, रीज़न ये है कि ये ग्राम में आंसर दिया हुआ है, तो ग्राम में ही हमें सॉल्व करना है। तो इसे 1000 हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और आपको सॉल्वेंट का वेट निकालना, प्योर सॉल्वेंट वेट। तो प्योर सॉल्वेंट वेट क्या है, इसने क्या बोला है कि सोल्यूशन जो है आपका, ये आपका कोई सिरप का बीकर है। आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। ये सिरप का बीकर है। तो इस सिरप में एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है। कितने ग्राम का सोल्यूशन पड़ा है, 234.2 ग्राम का सोल्यूशन पड़ा है। इसमें से शुगर कितनी कंटेन है, इसमें शुगर मतलब है सल्यूट। इसमें सल्यूट कितना भरा हुआ है, सल्यूट इसमें शुगर दे रखा है 34.2 ग्राम आपको शुगर दे रखा है। तो इसका मतलब इसी के अंदर सॉल्वेंट भी होगा आपका प्योर सॉल्वेंट वेट। तो प्योर सॉल्वेंट वेट कैसे निकलेगा, इस टोटल में से इतना माइनस कर दो, आपका प्योर सॉल्वेंट आ जाएगा। तो WA कैसे फाइंड करेंगे, WA फाइंड करने का तरीका है कि 234.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम माइनस कर दो और आपका समथिंग 200 ग्राम आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वेट प्योर सॉल्वेंट वेट आ गया। चलो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है कि WB अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो WB तो हमें पता है कि WB कितना दे रखा है, ये देखो WB दे रखा है। तो ये हमें दे रखा है सल्यूट का WB, बट मोलर मास कितना है ये हमें नहीं पता है। तो हमें पता होनी चाहिए कि शुगर सिरप में क्या होता है। शुगर सिरप का फॉर्मूला होता है ये C12H22O11। ये सुक्रोज का फॉर्मूला आता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई, क्योंकि एक कार्बन आपका कितने ग्राम का होता है, एक कार्बन का वेट दिया 12 ग्राम और प्लस 22 प्लस 11 होता है 11 मल्टीप्लाई 16। तो समथिंग ये आपका 342 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो 342 ग्राम आपका वेट हो गया। तो यहाँ पर भरेंगे 342 ग्राम। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 342 ग्राम ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/10 समथिंग सॉल्व इसे 0.1 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये सब वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, मोल्स कितना है 0.1 और कितना है वेट 200 ग्राम और मल्टीप्लाई है 1000। तो 1000 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और इसी से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। तो आपको बचा 1/2। 1/2 का आंसर होता है 0.5 मोलल। ठीक है, दैट इज़ द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर 0.5 मोलल। ये आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका कि अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द लोअर वेपर प्रेशर इन एग्जैक्टेड बाय। देखो लोअर वेपर प्रेशर उसी का होगा जो इजीली वेपराइज नहीं हो पाता है। इसका मतलब वो प्योर नहीं है। इसका मतलब उसमें कुछ सल्यूट पार्टिकल होंगे या फिर वो कोई हार्ड मटेरियल होगा जो नहीं वेपराइज हो रहा है। अब सिंपल सी दे देखो, वाटर वेपराइज होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। अल्कोहल वाटर से कम होता है, मतलब अल्कोहल का वेपराइजेशन वाटर से ज़्यादा है। और
ईथर अल्कोहल से भी ज़्यादा वेपराइजेशन होता है। अब मरकरी तो इन तीनों से सबसे लो वेपराइजेशन है, इसका कोई भी वेपराइज मॉलिक्यूल नहीं होता है। इसका मतलब आपका राइट आंसर डी ऑप्शन है, मरकरी। ठीक है, मरकरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, सेम क्वेश्चन फिर दिया हुआ है कि विच हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर। आपको लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है। देखो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसी का होगा जिसमें सल्यूट पार्टिकल में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल में समझाता हूँ कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपको कैसे निकालना है। तो आपको क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि है द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट ए 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर में लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 0.1 मोलर KCl। अब KCl कितने आइंस में टूट सकता है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसका तो KCl के कितने नंबर ऑफ आइंस हैं, 2, मतलब इसके बाद 2 सल्यूट पार्टिकल है, राइट। अब आ जाओ यूरिया एक नॉन आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया के कभी आइंस नहीं बनते हैं, इसका मतलब यूरिया का एक ही कंपाउंड है, तो इसका मतलब यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स एक ही होगा। तो ये आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का 1, क्लोराइड के 2, तो टोटल कितने नंबर ऑफ आइंस हो गए, 3। अब यहाँ आ जाओ, एल्यूमिनियम के 1, क्लोरीन के 3, तो टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने हो गए, 4। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इंक्रीजेस, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसका मतलब सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किस में है, यूरिया में, क्योंकि यूरिया में एक ही है, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सॉरी इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर हैं, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस पे सबसे ज़्यादा बैठे होंगे इसके मॉलिक्यूल, तो वो इजीली वेपराइज नहीं होने देंगे, तो बॉयल नहीं होने देंगे, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब यूरिया इज राइट आंसर, यूरिया का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इन द लेड स्टोरेज सेल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब इज लेड स्टोरेज जो बैटरी, आपको पता है जो घरों में इन्वर्टर वगैरह होता है वो एक्चुअली में H2SO4 सोल्यूशन से बनाया जाता है। तो लेड प्लस H2SO4 सोल्यूशन होता है जिसमें आयंस फ्लो करते हैं। ठीक है, इसके आयंस फ्लो करते हैं, KOH नहीं होता। NH4Cl मतलब ये आपको ड्राई सेल में मिलेगा, ये आपका नहीं होगा, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, इसका मतलब राइट आंसर बी है। ठीक है, H2SO4। नेक्स्ट आ जाओ, शेप ऑफ जिनोन F4 इज। जिनोन की शेप बतानी, ना कि ज्योमेट्री बतानी है। यहीं पर बच्चे मैक्सिमम धोखा खा जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो क्या बताते हैं, वो इसकी ज्योमेट्री बताते हैं। ज्योमेट्री रॉन्ग है, आपसे शेप पूछा गया। शेप और ज्योमेट्री में दोनों फर्क है। ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों काउंट करते हैं, बट शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, ना कि लोन पेयर काउंट करते हैं। तो इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि आप एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। बहुत ईजी तरीका है, तो इसके देखिए मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि जिनोन F4 को कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, ये आपका सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद रखनी है कि इसके वैलेंस शेल कितने हैं। तो टोटल जिनोन में फुली फील्ड होता है, दैट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन। जिनोन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और फ्लोरीन कितने हैं, 4। तो फ्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 1। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल वैलेंसी एक ही है, तो इसका मतलब फ्लोरीन 4 है, तो कितनी वैलेंसी होगी, 4। डिवाइड बाई 2 करना होता है। 2 से क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स की गिनती पता लग जाएगी। तो 8 4 12 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया आंसर, 6। तो 6 का मतलब होता है दिस इज द ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 नंबर पे ऑक्टाहेड्रल है। तो ये वाला 6 क्या है, 6 किससे बना है, 4 + 2। आप देखो यहाँ से, यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 6 तो नहीं होंगे। इसका मतलब 6 में 4 तो बॉन्ड पेयर होंगे, बाकी 2 क्या होंगे, लोन पेयर। बाकी 2 क्या होंगे, लोन पेयर, और 4 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोन पेयर को काउंट नहीं करने वाले। तो इसकी शेप हम देखो कैसे बताएंगे। पहले तो आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लो, दैट इज अ ज्योमेट्री।
इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ, तो जिनोन बीच में होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 2 लोन पेयर मैंने ऐसे दिखा दिए, ठीक है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। अब तुमने क्या करना है कि इसको लोन पेयर को गैप कर दो, लोन पेयर को हटा दो, लोन पेयर को हटा दोगे यहाँ से और लोन पेयर को गैप कर दो वहाँ से, तो आपको एक तरह की स्क्वायर प्लेनर शेप दिखेगी। कैसी शेप दिखेगी इसकी? स्क्वायर प्लेनर शेप दिखेगी। शेप है स्क्वायर प्लेनर शेप, तो स्क्वायर प्लेनर आपको शेप दिखने वाली है, तो यही इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन में देखिए टेट्राहेड्रल गलत है, स्क्वायर प्लेनर राइट आंसर है, पिरामिडल हो नहीं सकता, लीनियर तो कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट। बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैटलिस्ट विच इज यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाया जाता है, तो बहुत इजी है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस अब देखो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ नहीं करते, एल्यूमिनियम यूज़ नहीं करते, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हैं, दिस इज सी ऑप्शन, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8th कि सेकेंडरी वैलेंसी बताइए प्लैटिनियम की। इन प्लैटिनियम EN इथाइलिन डायमीन होता है, EN का मतलब होता है, और डाइक्लोराइड R। तो क्या है, तो वैलेंसी बहुत इजी है कि जो आपको EN लिगेंड दे रखा है, दिस इज न्यूट्रल, EN का न्यूट्रल लिगेंड होता है बिकॉज इट डोनेट लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए इसका वैलेंसी जो होती है इसकी 0 मानी जाती है। तो इसका मतलब EN की वैल्यू 0 हो गई, क्लोरीन की -1 हो गई, तो क्लोरीन जब -1 बाहर आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, +2। तो +2 इज द राइट आंसर, दैट इज द वैलेंसी इज +2, ठीक है। इसकी आपकी वैलेंसी याद रखनी है, वैलेंसी इसकी +2 ही राइट आंसर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कि कॉम्प्लेक्स साइन दे रखा है, दैट इज कॉम्प्लेक्स साइन NO, और कॉम्प्लेक्स साइन देखो इसमें सिमिलर दे रखा है ONO। देखो ये एक तरह का लिंकेज है, ब्रिजिंग टाइप का काम करते हैं, तो ये लिंकेज है ना कि आयनाइज है। अब देखो यहाँ पर ONO का मतलब है कि इसने कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ NO2 लिखा है, तो इसका मतलब इसने कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाया N ने कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पर ऑक्सीजन ने कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाया। इसका मतलब इसमें फ़र्क किस चीज़ का है, लिंकेज का फ़र्क है। यहाँ पर नाइट्रोजन लिंकेज है और यहाँ पर ऑक्सीजन लिंकेज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, बी, दिस इज लिंकेज, ठीक है, लिंकेज इज राइट आंसर। नेक्स्ट है फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 एट लो टेम्परेचर। तो ये एक खास तरह की टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। तो टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन क्या होती है कि फिनोल को आपने रिएक्ट करवाना है, दैट इज अ फिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। फिनोल के आपने जगह सिंपल से रिएक्शन करवाई ऐसे Br2 से, ठीक है, तो Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये आपको किस फॉर्म में आंसर देगा, तो जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर OH होगा, तो ये एक तो ऑर्था पे अटैक करेगा, दूसरा बनेगा, ठीक है, OH Br, पैरा पोजीशन बनेगा, एक पैरा बनेगा, एक ऑर्थो बनेगा। तो ये केस है। अब उसने क्या बोला है कि इस फिनोल को आपने रिएक्ट करवाना है Br की प्रेजेंस में, बट CS2 की प्रेजेंस में कराना है, इन CS2, ठीक है, CS2 प्रेजेंस में कराना है कार्बन डाइसल्फाइड में। तो फिर ये कंपाउंड कैसा बनेगा, तो ये कंपाउंड खास तरह का बनेगा, एक ही कंपाउंड बनेगा, तो वो है ऑर्थो भी बनेगा Br, पैरा भी बनेगा और इधर ऑर्थो भी बनेगा। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब ये खास तरह का है, टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, ठीक है। और इसकी कंडीशन होती है कि आपने इस सॉल्वेंट के अंदर Br को डालना है, तो ये फिनोल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक एन पिक्रिक एसिड, जब आपने देखा होगा वैसी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। पिक्रिक एसिड में नाइट्रो होता है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर Br से सिंपल रिएक्शन कराई तो आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ देखिए ये दे रखा है कि फिनोल रिएक्ट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ ये लो टेम्परेचर। देखो M ब्रोमो गलत है, पैरा ऑर्थो ये भी गलत है, ये नहीं होगा, ये भी गलत है, लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला राइट आंसर, ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, दैट इज ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म हाइड्रोकार्बन। अब एल्डिहाइड कीटोन कौन कौन हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है, बताओ कौन कौन से ऐसी रिएक्शनें हैं, नेमिंग रिएक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन बनाती हैं। देखो क्लीमेंशन रिएक्शन बनाती है, क्लीमेंशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, नेमी रिएक्शन। क्लीमेंशन रिएक्शन आपकी ऐसी होती है कि क्लीमेंशन रिएक्शन में हम एल्डिहाइड इसमें लिखा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म हाइड्रोकार्बन बाय
एल्डिहाइड कीटोन किससे बनता है? देखो क्लीमेंशन रिएक्शन से। देखो क्लीमेंशन रिएक्शन क्या करता है कि हमारे पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, देखो दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, और जो अगर आपने क्लीमेंशन रिएक्शन का रिएजेंट होता है जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक अमलगम रिएक्शन कराओगे तो आपको ये सीधा सिंपल सी रिएक्शन मिलेगी, ये बन जाएगी, दिस इज द हाइड्रोकार्बन मिल जाएगी, ठीक है, फॉर्म हाइड्रोकार्बन। इसमें मतलब एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन ये हुआ, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म हाइड्रोकार्बन बाय, मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देती है? हाइड्रोकार्बन में। तो वो कौन सी रिएक्शन है? क्लीमेंशन रिएक्शन है, जिंक अमलगम। तो क्लीमेंशन इज द राइट आंसर। कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं होती है, एल्डो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये सब तो एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, रोजरमन रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ क्लीमेंशन रिएक्शन है जो हाइड्रोकार्बन बनाती है। तो दैट इज आंसर। ये आपको न्यूमेरिक्स याद होनी चाहिए पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू डिस्टिंग्विश पेंटेनल एंड पेंटेन टू ओन। अब देखो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का दे रखा है, तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं किया था? मतलब ऐसा रिएजेंट का नाम बताइए जो इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, जो उसके बारे में बता नहीं सकता। टोलर रिएजेंट बताता है एल्डिहाइड के बारे में, फैलिंग सोल्यूशन भी बताता है, आयोडीन सोल्यूशन भी बताता है, बट ब्रोमीन CCl4 नहीं बताएगा। तो दैट इज ऑप्शन इज डी। तो डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हिंसबर्ग रिएजेंट, ये आपके अमाइंस चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हिंसबर्ग रिएजेंट बहुत इजी है। हिंसबर्ग रिएजेंट साफ पता लगता है, हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है ये, हिंसबर्ग रिएजेंट में बना देता हूँ, जैसे बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के साथ SO2Cl। तो ये एक तरह के हिंसबर्ग रिएजेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये आपका रिएजेंट होगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। आपको मोस्ट बेसिक बताना है, जिसके पास लोन पेयर इजीली डोनेट करने के लिए होंगे उसको मोस्ट बेसिक कहेंगे। जैसे एनिलीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, ये आपका हो गया एनिलीन का स्ट्रक्चर, दिस इज द NH2, दिस इज द लोन पेयर, ठीक है। और नेक्स्ट बना लो S। अब देखो ये जो एनिलीन है, एनिलीन यहाँ पर ऐसे लोन पेयर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस क्रिएट होगी, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी नाइट्रोजन के ऊपर, इसलिए ये लेस बेसिक होगा, इजीली डोनेट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। वाई? क्योंकि लोन पेयर डीकम्पोज हो चुका है, मतलब डिस्पर्स हो चुका है, डीलोकलाइज हो चुका है बाय रेजोनेंस। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटिलिन ग्रुप लगा लो, दिस इज द एसिटिलिन, एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि ये चीज़ ऐसे आई, ये भी रेजोनेंस में चलेगी, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये नहीं होगा। तो बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन कैसे होगा? बेंजाइल पहले बना लो, बेंजीन, ठीक है, बेंजाइल के साथ CH2 लगाना पड़ता है, दिस इज बेंजाइल अमाइन। अब इसके बाद क्या लगाना? अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप ये होता है, ठीक है। तो ये देखो ये लोन पेयर है, ये वाला यहाँ जाएगा, बट यहाँ इसके बगल में डबल बॉन्ड नहीं है, देखो इसके बगल में डबल बॉन्ड नहीं है, देखो ये वाला लोन पेयर यहाँ आया, बट इसके बगल में डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस क्रिएट नहीं करेगा बेंजीन के साथ। इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर लोकलाइज रहेंगे, यहाँ लोन पेयर क्या करेंगे? लोकलाइज, नॉट डीलोकलाइज। इसका मतलब यहाँ लोन पेयर प्रॉपर है, तो इसलिए इट कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज द सी ऑप्शन। तो ये आपका ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। पैरा नाइट्रो एनिलीन नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये सारे लोन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसका मतलब ये भी डोनेट नहीं करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा BC। अब आ जाओ इन्वर्ट शुगर इन मिक्सचर। तो वो इन्वर्ट शुगर क्या होते हैं? ये एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि आप शुगर को कैसे उल्टा करके दिखा सकते हैं, डेक्सट्रोज एंड लिबोरेटरी एंड डेक्स्ट्रोरेटरी, इसलिए इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। मतलब ऐसे शुगर जो लिबोरेटरी और डेक्स्ट्रोरेटरी शो करें उसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अब इसमें इन्वर्ट शुगर दो ही हैं, एक है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यही राइट आंसर है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के दोनों आइसोमर स्ट्रक्चर बनते हैं, एक इन्वर्ट बनेगा, ठीक है, और डेक्स्ट्रोरेटरी एंड लिबोरेटरी, इसी करके इसको नाम दिया जाता है इन्वर्ट शुगर। जैसे हमारे घर में एक टेबल शुगर होती है जो चीनी वगैरह का हम लिक्विड बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, दैट इज इन्वर्ट शुगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओनली विटामिन विद मेटल एटम प्रेजेंट, ऐसे विटामिन का नाम बताइए जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है। अब विटामिन ए में कोई मेटल नहीं होता, विटामिन के में भी नहीं होता, विटामिन ए भी नहीं होता, विटामिन B12 में होता है। कौन सा मेटल होता है? याद रखना, कोबाल्ट। कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है? कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट एक पिंक कलर का मेटल होता है, तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन B12 की कमी होती है, तो ये कोबाल्ट, याद रखना कि डी ऑप्शन कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू।